हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप पांडे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NaOCl डोजिंग कैलकुलेशंस के बारे में। दैट मीन्स सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, उसकी डोजिंग हम कितना प्रिपेयर करें कि हमारा 24 आवर्स चल जाए, या अगर सपोज हमारा जो डोजिंग का कंसंट्रेशन है, मतलब जो हाइपो हम ले रहे हैं वो उसका जो कंसंट्रेशन है, सपोज करते हैं कि 10-11% का जो भी हुआ, मान लो 11% का है, कितना आप पानी डालोगे, कितना आप NaOCl को डालोगे, उन सब चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे। प्लस जो उसका जो हम लोग डोजिंग जो यूज करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड का, वो क्यों करते हैं, उसको रिप्लेस करके हम दूसरा केमिकल क्यों नहीं डाल सकते, उन सारी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सोडियम हाइपोक्लोराइड की डोजिंग हमें क्यों करना पड़ता है। मतलब अभी मान लीजिए कि ATP प्लांट है, उसका हम टर्सरी स्टेज में जो टर्सरी ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि अभी रिसेंटली वीडियो हमने ATP का डाल रखा है, वहाँ हमने बताया कि यहाँ हाइपो की डोजिंग करते हैं। अब वो क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज ऑफ जो बायोलॉजिकल ग्रोथ होते हैं उनको वहाँ से वो प्रिवेंट करता है। जैसे कि अगर मान लो कि सेकेंडरी स्टेज से जो अपना ATP है, ATP के सेकेंडरी स्टेज से कुछ बैक्टीरिया ओवरफ्लो होकर टर्सरी में गई, देन वहाँ से अगेन ओवरफ्लो होकर फाइनल अपना ट्रीटेड वाटर जो ATP का फाइनल आउटलेट है वहाँ पर चलेगी। अब वहाँ पर जाएगी तो दैट मीन्स क्या है, तो वहाँ अगर हमें डोजिंग नहीं करेंगे तो वो बैक्टीरिया आगे पास थ्रू होकर हमारे RO सिस्टम तक चली जाएगी। अगर RO सिस्टम तक गई तो वहाँ पर क्या होगा, बायोलॉजिकल फॉलिंग क्रिएट होगा, और वो बायोलॉजिकल फॉलिंग हमारे सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता। फिर हमें उसको कंट्रोल करना बहुत रेयर केस में ही हम कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आने लगते हैं, तो अपनी मेम्ब्रेन भी रिप्लेस करनी पड़ती है। तो उससे बचने के लिए हम लोग वहाँ पर हाइपो की डोजिंग करते हैं। हाइपो डेट मीन्स NaOCl, या उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड भी बोल सकते हैं। एक तो हो गया उसका कि बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज को प्रिवेंट करना, या उसको बोल सकते हैं अगर अपन जनरल लैंग्वेज में बोलना चाहें तो बैक्टीरिया को वहाँ से वो ख़त्म करता है। उसके लिए हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड का बेसिकली यूज करते हैं। नेक्स्ट अभी हम जब डिसइंफेक्शन वाली वीडियो डालेंगे कि जितने भी डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं उनका हम एक साथ में वीडियो डालेंगे, तो वहाँ पर अपना ओजोन भी आ जाएगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड दैट मीन्स NaOCl भी आ जाएगा, H2O2 भी आएगा, सोडियम ClO2 भी आएगा, प्लस क्लोरीन जो प्योर क्लोरीन डोजिंग होती है ये भी आएगा। उस वीडियो में हम लोग एक डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि जो भी डिसइंफेक्टेंट्स जितने भी होते हैं उनका प्रॉपर बेसिकली यूज क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग केवल NaOCl पर बात करेंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड पर। तो बेसिकली सोडियम हाइपोक्लोराइड का काम होता है कि जो भी बैक्टीरिया होते हैं, या ओवरऑल में बोलना चाहें तो आप बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड की डोजिंग करते हैं, जिससे कि अपना नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है, जैसे अभी डाउन स्ट्रीम में सपोज मान लीजिए आपका RO लगा हुआ है, तो वहाँ तक हमें वहाँ उसकी RO की सेफ्टी के लिए हमें यहाँ पर हाइपो की डोजिंग करना पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं। इसके कैलकुलेशन में हम केवल 2 फार्मूले पर डिस्कस करेंगे। उसी दोनों फार्मूले में आप सब कुछ कर सकते हो, या अदर डोजिंग कैलकुलेशन भी आप उसके हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पर हमने एक फार्मूला नोट डाउन किया हुआ है फ्रेंड्स, कि ये सॉल्यूशन प्रिपरेशन, मतलब जो हमें सॉल्यूशन बनाना हुआ, जैसे अभी आप मान लो आपके प्लांट इंचार्ज ने बोल दिया कि भाई ये इसका सॉल्यूशन बनाओ NaOCl का, तो उन्होंने बोल दिया कि सपोज 5% का सॉल्यूशन बनाओ, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि हमें कितना NaOCl डालना है, कितना अपना वाटर मिक्स करना है। तो वो चीज़ इससे हम लोग फाइनलाइज कर सकते हैं इस फार्मूले के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ हमने, N1B1 = N2B2। N1 यहाँ पर क्या है कि केमिकल कंसंट्रेशन है, मतलब जो आपके पास हाइपो अवेलेबल है केमिकल, उसका कंसंट्रेशन कितना है, तो ये हो जाएगा अपना N1। नेक्स्ट है अपना N2, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू बी प्रिपेयर। दैट मीन्स क्या होगा कि जो हमारा सॉल्यूशन, जैसे अभी हमने आपको बताया कि आपके इंचार्ज ने बोल दिया कि 5% का सॉल्यूशन आपको बनाना है, तो वो क्वांटिटी किस में आएगी, N2 में, कि जो प्रिपेयर करना है, मतलब टू बी प्रिपेयर। दैट मीन्स हमें जो बनाना है सॉल्यूशन, उसका कंसंट्रेशन कितना है, उसका कितने % का हमें सॉल्यूशन बनाना है, तो वो अपना हो गया N2। इसमें B1 क्या है, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, दैट मीन्स जो हमें सॉल्यूशन बनाना है
उसमें जो सॉल्यूट लगेगा, मतलब जो केमिकल लगेगा, जैसे इस केस में NaOCl है, तो जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं उसमें कितना हाइपो हमें डालना है, कितना वाटर मिक्स करना है। B2 अपना क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टू बी प्रिपेयर। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन्स हमें जो जैसे टैंक जो हमारा डोजिंग टैंक है वो 50 लीटर की है या 100 लीटर की है, तो वो आ जाएगा अपना B2 में। सो अभी इसके हिसाब से हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं जो जिससे कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो N1 लिखा हुआ है केमिकल कंसंट्रेशन, दैट मीन्स ये अपना जो हाइपो है जो हमने परचेज किया हुआ है उसका कंसंट्रेशन हमारा कितना है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि N1 का जो हमारा कंसंट्रेशन है वो 10% का है। अब ये फिक्स नहीं है, जो आपका होगा वो आप नोट डाउन करना। देन हम लोग देख लेते हैं कि N2 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू बी प्रिपेयर, हमें सॉल्यूशन जो बनाना है वो कितने % का बनाना है। तो उसका हम एग्जांपल एक ले लेते हैं कि भाई हमें चलो 10% का सॉल्यूशन हमें बनाना है। ये 10-10 इस वजह से लिख रहे हैं कि जिससे कि हमें थोड़ा कैलकुलेशन में आसान रहे, अच्छा रहे। बाकी जो एग्जैक्टली आपका होगा आप अपने हिसाब से नोट डाउन कर देना। इसमें B1 क्या है, B1 है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, मतलब जो हमारे पास हमें कितना केमिकल उसमें डालना है। ये सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट मतलब जो हमें केमिकल डालना है वो कितना डालना है, मतलब इस जो हम सॉल्यूशन है 10% का बना रहे हैं उसमें हमें कितना NaOCl डालना है, कितना वाटर डालना है। अब ये B1 क्या हुआ, कितना NaOCl डालना है, तो वो तो हमें पता नहीं है, हम वही निकालना है। B1 हमें निकालना है, मतलब हमें कितना हाइपो डालना है वो हमें निकालना है। अब क्या ये नेक्स्ट अपना क्या है B2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टू बी प्रिपेयर। तो ये तो हमें पता रहता है कि हमारा डोजिंग टैंक अगर 50 लीटर की है तो 50 लीटर बनाना है, 100 लीटर की है तो हमें 100 लीटर बनाना है। अब B2 हमारा मान लो कि हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि 100 लीटर की हमारी डोजिंग टैंक है। अब B2 हो गया 100। अब उठाओ ये चीज़ यहीं पर फार्मूले में नोट डाउन कर दो। N1 मतलब 10 हो गया, देन B1 अपना हमें निकालना ही है तो हम ऐसे सेम एज नोट डाउन कर लेंगे। N2 अपना ये भी 10 है तो हम इसको भी 10 नोट डाउन कर लेंगे, इंटू B2 क्या है 100 है तो हम यहाँ पर 100 नोट डाउन कर लेंगे। अब अगर यहाँ से हमें B1 निकालना हुआ तो क्या हो गया 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाई ये 10 नीचे आ गया तो ये 10 कैंसिल आउट हो गया। तो अब B1 इक्वल टू क्या हुआ 100 लीटर जो है अपने को NaOCl इस सॉल्यूशन में डालना पड़ेगा। अब ये 100 लीटर क्यों है, आपके माइंड में ऐसा रहा होगा कि भाई ये 100 लीटर हमें पूरा सॉल्यूशन ही 100 लीटर का बनाना, उसमें पूरा डालेगा, पानी तो डालना नहीं है। बिकॉज ऑफ क्या है कि हमने जो कंसंट्रेशन लिखा हुआ है वो 10% का लिखा हुआ है। अब 10% का अगर कंसंट्रेशन है तो यहाँ पर अगर आपको जो बनाना है वो भी 10% का ही बनाना है तो फिर 100 लीटर तो आएगा ही। सो इसमें तो डायरेक्टली 100 लीटर आ गया कि 100 लीटर केवल अगर 100 लीटर का हमारा टैंक है डोजिंग टैंक, उसमें हमें सीधा पानी डालना ही नहीं है, केवल 100 लीटर ही हाइपो ही डाल देने हैं। तो अब थोड़ा इसमें माइंड में आपके कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि अगर 100 लीटर डालना है फिर ये कैलकुलेशन ये सब करने की क्या ज़रूरत है, हम सीधा उठाकर प्योर जो हमारे पास जो हमने परचेज किया है हाइपो वही डाल दें। सो अब इसका फार्मूले का इम्पोर्टेंस देख लीजिए कि यहाँ पर हम कंसंट्रेशन जो हम 10% नोट डाउन किए हैं, ये N2 का कंसंट्रेशन, इसको हम पकड़ लेते हैं, N2 का कंसंट्रेशन को 1% पकड़ लेते हैं, बाकी N1 सेम रहते हैं। N1 का जो हमारा कंसंट्रेशन है हाइपो का उसको हम सेम रखते हैं, जो हमें सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है उसका हम 1% पकड़ लेते हैं। अब ये फार्मूले में इसको पुट कर देते हैं, N1 अपना 10 है, ये सेम है जाए B1 तो B1 ही रहेगा, ये अपने पास है नहीं, इसको ही निकालना है। N2 के प्लेस पर 1 रख देते हैं और इंटू B2 अपना 100 लीटर का सॉल्यूशन बनाना ही है। सो यहाँ से B1 कितना हो जाएगा 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, ये कट जाएगा, ये आ गया 10, दैट मीन्स B1 अपना आ गया 10 लीटर। तो अब ये क्या हो गया कि ये NaOCl की रिक्वायरमेंट है, मतलब 100 लीटर का अगर हमें सॉल्यूशन बनाना है तो उसमें 10 लीटर अपना जो है वो हाइपो रहेगा और बाकी का 90 लीटर जो है वो पानी रहेगा। अभी नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, उसमें हम 24 आवर्स का कंजप्शन देखेंगे कि हमारा अगर हम एक बार मान लीजिए ये 100 लीटर का हमने डोजिंग बना दिया है तो एक बार अगर सॉल्यूशन बना दिया तो ये 100 लीटर कितने दिन हमारा चलने वाला है वो हम फार्मूले में देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने फार्मूला नोट डाउन कर रखा है, डोजिंग सॉल्यूशन कंजप्शन पर आवर
ये होता है डोजिंग फ्लो रेट, जो अपना लाइन जैसे रिसर्कुलेट अगर हम करा रहे हैं, जैसे कहीं पर रॉ वाटर का टैंक है, ये सपोज एक टैंक है, यहाँ पर साइड में हमने एक पंप लगा दिया तो इसमें ही रिसर्कुलेट करा रहे हैं, मतलब यहाँ से उठा रहे हैं पंप के थ्रू, ऐसे रिसर्कुलेट करा रहे हैं, गोल गोल घूम रहा है। तो जनरली यही सिस्टम होता है। सो अभी यहाँ का जो फ्लो रेट होगा, जैसे मान लो कि हमारा जो पंप है वो 20 मीटर क्यूब पर आवर का है। सो 20 मीटर क्यूब पर आवर का है तो यही वाटर सर्कुलेट कर रहा है टैंक के अंदर। ये जो टैंक हमने बनाया उसमें जो 20 मीटर क्यूब ही पानी से सर्कुलेट हो रहा है, तो हमारा ये फ्लो रेट जो होगा वो 20 मीटर क्यूब आएगा। तो अब सपोज हम इसके हिसाब से ही चलते हैं कि हमारा जो फ्लो रेट है वो 20 मीटर क्यूब पर आवर है। एक घंटे में 20 मीटर क्यूब पानी निकल रहा है। रिक्वायर्ड पीपीएम, तो रिक्वायर्ड पीपीएम का मतलब ये हो गया कि हमें जो डोजिंग करना है, मतलब जो बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज है वो जितनी ज़्यादा होगी उसके हिसाब से हम ये डोजिंग इसका डिसाइड करते हैं कि भाई 5 पीपीएम करना है कि 10 पीपीएम करना है। वो एक जनरल स्टैंडर्ड होता है कि जहाँ तक आप 85% या 90% पकड़ सकते हो कि 5 पीपीएम ही होता है। जो कहीं कहीं पर 10 पीपीएम कर देते हैं कि जहाँ पर 10 पीपीएम होगा वहाँ समझ जाओ कि थोड़ा बैक्टीरिया का लेवल ज़्यादा है, इसकी वजह से हमें डोजिंग बढ़ानी पड़ती है। अदरवाइज 5 पीपीएम ही पकड़ लेते हैं, 5 पीपीएम ही रहता है। तो ये हो गया रिक्वायर्ड पीपीएम हो गया 5 हो गया। सॉल्यूशन कंसंट्रेशन हम पकड़ लेते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन हमने बनाया है उसका कंसंट्रेशन जो है हमारा वो मान लेते हैं कि 10% पकड़ लेते हैं कि भाई हमारा जो सॉल्यूशन हमने बनाया, अभी रिसेंटली जो फार्मूले में हमने कंसंट्रेशन बनाया था तो वो पकड़ लेते हैं कि हमने 10% का बनाया। सो अब हम ये सेम वैल्यू उठाकर इस फार्मूले में पुट कर देंगे कि यहाँ पर अपना फ्लो रेट क्या है, 20 है, तो हम यहाँ पर 20 नोट डाउन कर देंगे, मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड पीपीएम ये अपना 5 है तो हम यहाँ पर 5 रख देंगे, डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन कंसंट्रेशन हमने 10 का लिया हुआ है तो हम 10 रख। सो ये मल्टीप्लाई 10 जो है ये क्या है, ये एक कैलकुलेशन कांस्टेंट है। सो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये हो गया 100 और ये हो गया 100, तो ये हो गया कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 1। तो डेट मीन्स अपना कंजप्शन जो हो गया वो 1 लीटर पर आवर का कंजप्शन अपना आ गया। मतलब जो अपना टोटल कंजप्शन होगा 1 लीटर 1 घंटे में जाएगा। अब 1 लीटर 1 घंटे में डेट मीन्स जो अपना इसके पैरामीटर्स के हिसाब से किया तो अपना 1 लीटर जो है वो सॉल्यूशन जाएगा 1 घंटे में। सो अब ऐसे ही अगर अपने को 24 आवर्स का कंजप्शन निकालना हुआ, 24 आवर्स का कंजप्शन, तो ये हो जाएगा 1 × 24 कर देंगे तो ये हो गया टोटल अपना 24 लीटर पर डे मान लो। अब ये 24 आवर्स हो गया तो डेट मीन्स पर डे हो गया। सो अगर मान लो हमारा जो डोजिंग टैंक है वो 50 लीटर की है और हमारा जो हमने जो कैलकुलेट किया उस कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा 24 लीटर एक दिन में जाना चाहिए। अगर मान लो आपकी डोजिंग जो 50 लीटर आपने सॉल्यूशन बनाया है वो अगर 2 दिन से पहले ख़त्म हो रही है तो डेट मीन्स आप ज़्यादा डोजिंग कर रहे हो। अगर 2 दिन के बाद भी आपकी डोजिंग सॉल्यूशन जो बना है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, डेट मीन्स आपका डोजिंग कम हो रही है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर आपको डोजिंग पंप का कैलकुलेशन देखना हो तो इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी हमने डाल रखा है, उसको आप दे दीजिए, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। सो अब ये तो ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया कि भाई हमने 1 घंटे का निकाल दिया, फिर 24 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपना पूरे दिन का कंजप्शन आ गया। दूसरा ऑप्शन है कि यहीं पर आप रनिंग आवर्स डाल दीजिए। इसी फार्मूले में आप रनिंग आवर्स डाल दीजिए। रनिंग आवर्स डाल देंगे तो इसी पर एक ही साथ में कैलकुलेट होकर 24 आवर्स का आ गया। जैसे हम अभी रनिंग आवर्स हमने नहीं डाला था तो हमारा जो कंजप्शन आया वो पर आवर का है, मतलब 1 घंटे का कंजप्शन आया। अब ये रनिंग आवर्स हम डाल देंगे तो हमारा 24 आवर्स का आएगा। देख लेते हैं कैसे आएगा। रनिंग आवर्स दैट मीन जो अपना रिसर्कुलेट हो रहा है वो सपोज करते हैं कि 24 घंटे तक रिसर्कुलेट होता जा रहा है। तो अब यहाँ पर डाल देंगे कि रनिंग आवर्स अपना 24 हो गया, मल्टीप्लाई फ्लो रेट सेम एज 20 का था 20 ही रहेगा, रिक्वायर्ड पीपीएम 5 का हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ये अपना 10 हमने ले रखा है 10 ही रहेगा और ये कांस्टेंट अपना 10 है ही है। तो ये क्या हो गया, ये 10
20 से कैंसिल आउट हुआ, ये 2 हो गया, और ये 5 10 से कैंसिल आउट हुआ, ये 2 हो गया, और ये 2 कैंसिल आउट होकर ये 12 हो गया। तो अब ये क्या हुआ, बचा क्या सॉल्यूशन के बाद, 12 इंटू 2 बचा, दैट मीन्स हुआ क्या, ये 24 लीटर हो गया। तो अब ये 24 लीटर यहाँ भी आ गया, 24 लीटर पर डे यहाँ भी आ गया। तो आपको जैसा बेहतर लगे, आपको जो अच्छा लगे, जो आपके लिए इजी हो। अगर यहाँ पर आपको याद करने में ये अच्छा हो कि रनिंग आवर्स लगा दो, फ्लो रेट इंटू रिक्वायर्ड पीपीएम कंसंट्रेशन इंटू 10, ये अगर आपके लिए अच्छा हो तो ये आप ध्यान दे दीजिए, नहीं तो रनिंग आवर्स आप निकाल दीजिए, फ्लो रेट से आप इसको देख लीजिए, फ्लो रेट रख दीजिए, मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड पीपीएम डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इंटू 10 कर दीजिए, उसको सॉल्यूशन आ जाएगा। तो पर आवर का आएगा, उसमें हमें अगर हम 24 घंटे चला रहे हैं तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 घंटे डोजिंग चला रहे हैं तो 12 से कर देंगे, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो पूरे दिन का कंजप्शन आपका आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हाइपो के कैलकुलेशन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।